Hello students, how are you all? Today we will continue with our last topic of chapter number 2 Geography, and the name of the topic is Natural Vegetation and Wildlife. So let us start. तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है कुछ चिल्ड्रंस की और उनके टीचर्स की। तो वो कहीं एग्जीबिशन में जा रहे होते हैं तो उनको अलग अलग मटेरियल्स मिलते हैं वहाँ पर जिसके रिगार्डिंग ये पूरी स्टोरी है। सो ये इतनी खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आप पढ़ लेना खुद। तो आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। तो यहाँ पर ये जो है बायोस्फीयर, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी है। सो व्हाट इज़ बायोस्फीयर? बायोस्फीयर का मतलब होता है कि बायो मीन्स लाइफ एंड स्फीयर मीन्स, ये जो बायोस्फीयर उसका मतलब होता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट है, जहाँ पर लाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वन है लिथो। लिथो का मतलब होता है पत्थर, हाइड्रो का मीन्स मतलब होता है पानी, एंड एटमोस्फियर का मतलब होता है हवा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ जहाँ कहीं पर भी है, ये तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आके क्या फॉर्म करते हैं? ये बायोस्फीयर। राइट, ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है बायोस्फीयर की। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we called biosphere. So definition important है, याद रखना। In the biosphere living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. अब बायोस्फीयर में क्या है कि जो लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो अपने ह्यूमन बींग्स हो, कोई एनिमल्स हो, कोई प्लांट्स हो, ठीक है, they are interdependent and interrelated to each other. जैसे कि मान लो अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं एंड प्लांट्स हैं, तो अगर हम कभी सांस लेते हैं, सपोज वी यूज टू ब्रीथ, तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इन द सेम वे जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। राइट, सो वी ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स दे बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। अब बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में क्या होता है कि मान लो कोई इंसेक्ट है, ठीक है, तो इंसेक्ट को वो कोई फ्रॉग खा लेगा, फ्रॉग को जो है वो कोई स्नेक खा लेगा, स्नेक को कोई है जो वो पिकॉक या कोई वल्चर उसको खा लेगा। ठीक है, तो ये मतलब पूरी साइकिल होती है जो चलती रहती है। ठीक है, एंड दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम। और ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, राइट, वी कॉल्ड इट इकोसिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। और जो ये वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है, ठीक है, ये सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। प्लांट्स प्रोवाइडर्स विथ टिम्बर गिव शेल्टर टू एनिमल्स। तो प्लांट्स जो है वो हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर मतलब लकड़े प्रोवाइड करते हैं। इट गिव्स शेल्टर्स टू एनिमल, मतलब जानवरों के लिए रहने की वो जगह प्रोवाइड करते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, तो हम जो ब्रीथ लेते हैं उसके लिए हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है प्लांट। इट प्रोटेक्ट्स सॉइल, तो जो सॉइल होता है मतलब जो मिट्टी होती है उससे प्रोटेक्ट करता है ये प्लांट्स। एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फिर जो क्रॉप्स होते हैं उसको ग्रो करने में भी प्लांट्स हेल्पफुल हैं। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स मतलब जो खेत में जो प्लांट्स लगाते हैं जिसकी वजह से जो विंड आती है फ्लो के साथ, तो विंड उतनी फ्लो के साथ नहीं आए तो प्लांट जो है वो विंड को थोड़ा रोक लेते हैं, उससे कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, ज़मीन के नीचे पानी जो होता है उसको मतलब चार्ज करके रखते हैं प्लांट्स गिव्स अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइल ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज़ सो एसेंशियल फॉर योर स्टडीज़। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्लांट्स हमें प्रोवाइड करता है। एंड देर आर इनन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। तो इसके अलावा और कई सारे यूजेस हैं, इनन्यूमरेबल यूजेस है प्लांट्स के, जो हम खुद भी उसे ऐड कर सकते हैं। राइट, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। तो जो वाइल्ड लाइफ है वो एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स एंड एक्वाटिक मतलब जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उसे कहते हैं एक्वाटिक। तो ये सबका
समावेश होता है वाइल्ड लाइफ में, ठीक है। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वुल। तो ये जो वाइल्ड लाइफ है उनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, मीट, हाइड्स मतलब उनकी जो स्किन होती है वो, देन वुल, ये सारी चीज़ हमें वाइल्ड लाइफ से मिलती है। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी। अब इंसेक्ट जैसे कि बीज जो है वो हमें हनी प्रोवाइड करती है। हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर का जो पोलिनेशन होता है तो बीज का काम क्या होता है? एक फ्लावर से उसका सीड उठा के दूसरे फ्लावर में रखना, उसे कहते हैं पोलिनेशन। एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोज़र, और इसीलिए जो ये बी है उससे हम डिकम्पोज़र भी कहते हैं इकोसिस्टम में। डिकम्पोज़र मतलब पूरा ख़त्म कर देना, ठीक है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स। अब जैसे कि ये बर्ड्स है वो मतलब इंसेक्ट्स को खाते हैं, एंड एक्ट एज अ डिकम्पोज़र एज वेल, और इसीलिए हम बर्ड्स को भी क्या कहते हैं? डिकम्पोज़र कहते हैं, क्योंकि वो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। इन द सेम वे vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment। और इसीलिए ये जो वल्चर है, ये गिद्ध, जिसे गिद्ध कहते हैं, ठीक है, वो भी मतलब किस पे फीड करता है? डेड लाइवस्टॉक। डेड लाइवस्टॉक मतलब जो भी मरा हुआ जानवर है उसको वो खाता है, इसीलिए ये गिद्ध को हम कहते हैं स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मतलब जो भी मरे हुए जानवर को खाता है उसे हम कहते हैं स्कैवेंजर। एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर, और इसीलिए जो ये वल्चर है उससे हम वाइटल क्लींजर भी कहते हैं। क्लींजर मतलब सफाई करना ऑफ द एनवायरनमेंट, तो इसीलिए हम जो वल्चर है उससे हम वाइटल क्लींजर कहते हैं एनवायरनमेंट का। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो एनिमल चाहे कैसा भी हो, ठीक है, बड़ा हो या स्मॉल हो, वो एक इंटीग्रल रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में पूरा बैलेंस मेंटेन करने में। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो देखते हैं। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो जो वेजिटेशन का जो ग्रोथ है वो डिपेंड्स करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, राइट, और वहाँ का मॉइस्चर मतलब उसकी नमी कैसी है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। तो जितने भी मेजर वेजिटेशन टाइप्स है उसको अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, मतलब जहाँ कहीं पर भी ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, तो वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विथ एरियाज हैविंग अबेंडेंट वाटर सप्लाई, क्योंकि वहाँ पर जो है फॉरेस्ट में क्या होता है? एकदम अबेंडेंट वाटर सप्लाई होता है, वहाँ पर अधिक पानी वहाँ पर मिल जाता है प्लांट्स को, तो इसीलिए वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो एकदम बड़े बड़े हो जाते हैं हाइट में। देन एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ द ट्रीज एंड द डेंसिटी रेड्यूसेस। अब जैसे अगर मान लो कोई मॉइस्चर डिक्रीज़ होता है, मतलब जहाँ कहीं पर भी अगर नमी आती है फॉरेस्ट में या ट्री में या मिट्टी में, तो क्या होता है? द साइज ऑफ ट्रीज एंड द डेंसिटी रेड्यूसेस, सॉरी 1 मिनट। तो वहाँ पर जो साइज़ होती है ट्रीज़ की और ट्रीज़ की जो डेंसिटी होती है, ठीक है, तो वो एकदम रेड्यूस हो जाती है, एकदम कम हो जाती है। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल्स फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जहाँ कहीं पर भी मान लो मॉडरेट रेनफॉल होती है, मॉडरेट मतलब ना तो ज़्यादा ना तो कम, तो वहाँ पर क्या होगा? एकदम शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज, शॉर्ट मतलब पेड़ उगेंगे लेकिन उतने हाइट में नहीं जाएंगे, मीडियम साइज़ में रहेंगे, शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज। एंड ग्रासेस ग्रोज इन द रीजन्स, और वहाँ पर ग्रास ग्रो होते हैं कुछ रीजन्स में, फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स इन द वर्ल्ड, तो वहाँ पर पूरे ग्रासलैंड सा छा जाता है। देन थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज़। अब जहाँ कहीं पर भी ये ड्राई एरियाज़ है वहाँ पर क्या उगता है? थॉर्नी हर्ब्स एंड स्क्रब्स मतलब घास उगते हैं ड्राई एरियाज़ में ऑफ लो रेनफॉल्स।
मतलब जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, जहाँ पर बारिश कम गिरती है या तो गिरती नहीं है उसके समान, तो वहाँ पर मतलब थॉर्नी कांटे वाले पेड़ घास उगते रहते हैं वहाँ पर। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रेड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन। अब जैसे कि हमने देखा कि जो ड्राई एरियाज़ होते हैं वहाँ पर थॉर्नी हर्ब्स एंड स्क्रब्स होते हैं, तो उनके जो रूट्स होते हैं, उनकी जो जड़ होती है वो एकदम डीपली होती है, क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड में पानी तो मतलब उनको मिल नहीं सकता, तो उनकी जो रूट्स है वो एकदम डीपली जाते हैं, तो वो वहाँ से पानी एब्जॉर्ब करके उसके जो लीव्स होते हैं वहाँ तक वो पहुँचाता है। ठीक है, डीप रूट्स एंड लीव्स विथ थॉर्नी, तो उनके जो लीव्स होते हैं वो एकदम थॉर्नी टाइप्स होते हैं एंड वैक्सी सरफेस होते हैं, और वहाँ पर मतलब क्या होता है, उनकी जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है वो एकदम रेड्यूस हो जाता है, लॉस ऑफ मॉइस्चर। उसके बाद टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइजेज ऑफ मॉसेस एंड लीचेंस। अब जहाँ ये जैसे कि यहाँ पर दिया है पोलर रीजन्स, पोलर रीजन्स क्या होता है, वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, टुंड्रा वेजिटेशन होता है। ठीक है, टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स, तो वहाँ पर हमें सिर्फ मॉसेस एंड लीचेंस, ये दो ही चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती है। वहाँ पर घास वगैरह तो उगते नहीं है, पेड़ वगैरह तो उगते नहीं है, वहाँ पर सिर्फ हम मॉसेस एंड लीचेंस वहाँ पर पाए जाते हैं। टुडे देर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैन देर वर 2 centuries बैक। मतलब 2 centuries पहले, आज से 2 सदी पहले की कंपैरिजन में भी देखा जाए तो भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मतलब पॉपुलेशन आजकल बढ़ती जा रही है। ठीक है, देर वर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड, अभी वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ रही है। एंड टू फिट द ग्रोइंग नंबर्स, और इनको मतलब ज़िंदा रखने के लिए तो हम क्या करते हैं, लार्ज एरियाज़ ऑफ फॉरेस्ट हैज़ बीन क्लियर्ड। तो जो भी फॉरेस्ट का जो एरिया होता है वो हम पूरा क्लियर कर देते हैं, वहाँ पर पूरा अर्बनाइजेशन हम फैला रहे हैं वहाँ पर, राइट। एंड फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली। तो जो फॉरेस्ट है वो हम धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में उसको वैनिश करते जा रहे हैं, मतलब ख़त्म करते जा रहे हैं रैपिडली। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसके लिए हमें एक अर्जेंट नीड होनी चाहिए, एक अर्जेंट नीड करनी चाहिए टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो हमें ये फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स, मतलब उसे हमें एक अर्जेंट नीड लानी पड़ेगी कि कैसे हम ये फॉरेस्ट को बचाएंगे, राइट। देन नेक्स्ट वी हैव कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। सो फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, फॉरेस्ट जो है वो हमारा वेल्थ है, हमारी ताकत है। प्लांट्स गिव अस शेल्टर, प्लांट्स जो है वो हमें शेल्टर देता है, मतलब एनिमल्स को शेल्टर देता है, उनको रहने के लिए, एनिमल्स हो या कोई बर्ड्स हो उनको रहने के लिए जगह देता है प्लांट्स। एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, और ये दोनों मिलकर मतलब क्या करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स और ये बर्ड्स, ये इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफियरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। अब जैसे कि क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है, चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफियरेंस, और ये ह्यूमन का जो इंटरफियरेंस होता है, जैसे कि जो ह्यूमंस होते हैं वो पेड़ काटते रहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होता है, काफ़ी सारा लॉस होता है नेचुरल हैबिटेट्स में फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए मतलब लॉस होता है नेचुरल हैबिटेट्स में। मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल और एंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शंस। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल, मतलब कई सारे ऐसे स्पीसीज़ हैं जो एकदम ख़त्म होने की तैयारी पे है, बिकम वल्नरेबल, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो एकदम एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब एकदम लुप्त हो गए। जैसे कि अभी रिसेंटली एक एनिमल्स था वो वाइट राइनोसोर्स, ठीक है, वो भी रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए हैं। उसके पहले देखने जाए तो डायनासोर्स थे, वो भी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। और अभी एंडेंजर्ड में अगर हम देखें तो पांडास है, कोआला है, ये सारे अभी एंडेंजर्ड पे हैं, जो इन फ्यूचर कभी ना कभी एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें एक अवेयरनेस लानी चाहिए, उसके लिए हमें कंजर्व करना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाना है। देन डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़,
fires, tsunami and landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinctions of these resources. और ऐसे कुछ मतलब जैसे कि देख लो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को पेड़ों को काटना, सॉइल इरोजन मिट्टी का खिसकना, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ बिल्डिंग से बनाना, फॉरेस्ट फायर्स मतलब जंगलों में आग लगना, सुनामी, लैंडस्लाइड्स ज़मीन का खिसकना, सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स। तो ऐसे कुछ सारे हैं जो कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं जिसमें डिफॉरेस्टेशन आ जाता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ आ जाती है, ये सब ह्यूमन फैक्टर्स है। नेचुरल फैक्टर्स में आता है सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट फायर, सुनामी है, लैंडस्लाइड्स है, ये सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ दिस रिसोर्सेज। तो जितने भी रिसोर्सेज है हमारे, प्लांट्स ले लो, वाइल्ड लाइफ ले लो, ये सब का क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे एक्सटिंक्शन होता जा रहा है, मतलब उनका खात्मा होता जा रहा है। एंड वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज़ द पोचिंग। और सबसे जो मेजर कंसर्न है वो है पोचिंग। पोचिंग मतलब शिकार, विच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर पीसेस। तो पोचिंग जो है वो एक बहुत ही बड़ा रीज़न है किसके लिए, तो कि स्पीसीज़ के लिए, पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कई सारे लोग पोचिंग करते हैं, शिकार करते हैं जानवरों का, उनकी स्किन्स निकाल लेते हैं, उनके टीथ, नेल्स है, ये सब निकाल देते हैं। सो द एनिमल्स आर पोच, मतलब एनिमल्स को पोच इसलिए किया जाता है फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स। मतलब उनको मारते हैं क्योंकि उनका इलीगल ट्रेड होता है, उनका इलीगल बिजनेस होता है ऑफ हाइड्स, मतलब उनकी स्किन के लिए, ठीक है, स्किन है, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स, ये सब के लिए उनका ट्रेड लगता है इलीगली। एंड सम ऑफ दिस एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक। तो ये सारे कुछ एनिमल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन सब का भी मतलब शिकार किया जाता है उनका ट्रेड चलाने के लिए। उनकी जो चीज़ें होती है जैसे कि नेल्स, टीथ वगैरह है, वो सब मतलब मार्केट में बेचा जाता है। देन आफ्टर लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक, एंड दिस कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। और इसे हम तभी बचा सकते हैं तब जब भी हम उसका एक अवेयरनेस थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, तब जाके ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उससे हम बचा सकते हैं। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमारे नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए नेचुरल पार्क्स बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स मतलब क्या होता है कि सीरीज़ ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ लिंक्ड टुगेदर थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क। मतलब एक लिंक बनाई जाती हैं ग्लोबली, ठीक है, इंटरनेशनली। और वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है, इट शोज़ द रिलेशन बिटवीन, एक वो रिलेशन बता रहा होता है कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट का, जिसे कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये तीन चीज़ें जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को। Then conservation of creeks, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion। तो ये जो है क्रिक्स है, लेक्स एंड वेटलैंड्स, क्रिक्स मतलब खाड़ी कहते हैं उसको। तो ये जो चीज़ें हैं वो मतलब डेप्लीशन होने से हमारा जो प्रीशियस हमारा जो रिसोर्सेज है, जो नेचुरल रिसोर्स है, उसको डेप्लीशन होने से ये बचाते हैं। देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब। तो जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, एक बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। अगर उसमें से कोई भी स्पीसीज मान लो अगर कम हो गया तो वो बैलेंस क्या हो जाएगा, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ स्पीसीज। तो ह्यूमन बींग्स ने मतलब पूरे नेचुरल हैबिटेट्स को क्या कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है। उसमें से कई सारे स्पीसीज़ जो है उसमें से मतलब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ह्यूमन बींग्स ने भी उसको एक्सटेंड किया हुआ है। तो पूरा बैलेंस जो है वो पूरा बिगड़ गया है। एंड ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट। तो इसीलिए कि ये जो हम ह्यूमन बींग्स जो किलिंग्स कर रहे हैं, जो पोचिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है कि सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स, कई सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट, मतलब एकदम लुप्त हो गए। एंड और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, और कुछ एनिमल्स एंड बर्ड ऐसे भी हैं जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं।
Awareness programs like social forestry and वन महोत्सव should be encouraged at the regional and community। तो इनसे ये सबसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो अवेयरनेस प्रोग्राम लगाना चाहिए, जस्ट लाइक सोशल फॉरेस्ट्री है, फिर जो वन महोत्सव होता है, तो हमें ये सब चीज़ों को क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए एट रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल पे। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू बर्ड्स वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज। तो स्कूल के बच्चों को क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए, उनको बर्ड वॉच कराना चाहिए, कोई विजिट नेचर कैंप्स करवाना चाहिए उनको, एंड दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज। तो उनको पता लगे कि ये जो स्पीसीज़ है वो मतलब कैसे जीते हैं। मैनी कंट्रीज़ हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। कई सारे कंट्रीज ऐसे भी है जिन्होंने एक लॉ पास किया है अगेंस्ट द ट्रेड, मतलब एक ट्रेड के अगेंस्ट में एक लॉ पास किया है। क्या लॉ पास था? कि किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो आप एनिमल एंड बर्ड्स को मार नहीं सकते, अगर मारोगे तो उसके लिए आपको पनिशमेंट होती है। इन इंडिया किलिंग ऑफ लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पीकॉक्स इज़ इलीगल। तो इंडिया में ये कुछ एनिमल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लायन, टाइगर्स, डियर्स एक्सेट्रा, ये सारे इंडिया में क्या है? किलिंग अगर हम करते हैं तो ये इलीगल है। अगर हम उसको मारते हैं तो हमारे अगेंस्ट एक पनिशमेंट बनती है, वो एक लॉ के अगेंस्ट है, तो हम पनिश भी हो सकते हैं। एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट लिस्ट्स सेवरल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड। तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसका नाम है साइट्स, तो उसने एक लॉ पास किया जिसमें एक लिस्ट उन्होंने बाहर निकाली, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स का उन्होंने एक लिस्ट बनाया कि उनका आप कोई ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब जिसको आप मतलब बेच नहीं सकते हो। एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। तो हर एक प्लांट एंड एनिमल्स को कंजर्व करना ये हमारी एक एथिकल ड्यूटी है, मतलब हर एक एवरी सिटीज़न की एक एथिकल ड्यूटी है कि हम हर एक प्लांट एंड एनिमल्स को कंजर्व करें। देन ओके, ये हो गया। यहाँ पर एक लास्ट में दिया है 1 मिनट। सो डू यू नो में देखते हैं। साइट्स मतलब द कन्वेंशंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फोना एंड फ्लोरा, ये साइट्स का पूरा फुल फॉर्म है। यहाँ पर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट। तो ये इसमें जो साइट्स है उसमें कई सारे इंटरनेशनल कंट्रीज़ थी जो पूरी इकट्ठा हुई थी, उसकी गवर्नमेंट इकट्ठा हुई थी, उन्होंने ये पूरा लॉ पास किया था। एंड इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मतलब इसमें आप एनिमल्स एंड बर्ड्स का कोई ट्रेड नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने जो लिस्ट पूरा बाद में जो बाहर डिक्लेयर किया उसमें क्या था? टोटल 5000 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स थे। स्क्रीन थोड़ी यहाँ पर कट गई है, 1 मिनट। टोटल 5000 एनिमल्स थे इसमें जो उन्होंने पूरी लिस्ट बाहर डिक्लेयर की। एंड 28,000 ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड, जिसमें 5000 स्पीसीज एंड 28,000 प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। बेयर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्किड्स, एलॉयज आर सम एग्जाम्पल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके। देन और लास्ट टॉपिक यहाँ पर एक बाकी रह गया है, देख लेते हैं। फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट में जो फायर होती है तो उसके कुछ रीज़न्स है, वो क्या है? तो अभी आप लोगों ने देखा रिसेंटली, अभी 4-5 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में एक आग लगी थी, उसमें कई सारे एनिमल्स, पूरा फॉरेस्ट जो था नॉर्थ अफ्रीका साइड, वो पूरा मतलब जंगल जो था अमेज़न जंगल, वो पूरा जलकर राख हो गया था। कई सारे एनिमल्स, कई सारे प्लांट्स, कई सारे स्पीसीज उसमें मारे गए थे। तो उसके 3 मेन रीज़न है, वो क्या है देख लेते हैं यहाँ पर, 1 मिनट। फॉरेस्ट फायर इज़ अ थ्रेट। सो फॉरेस्ट फायर इज़ अ थ्रेट टू द एंटायर रीजन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो फॉरेस्ट फायर जो है वो पूरे एंटायर रीजन, जिसमें फौना मतलब एनिमल्स एंड फ्लोरा मीन्स पेड़ पौधे जो होते हैं, उसके लिए मतलब एक ख़तरा है। इट अकर्स मेनली ड्यू टू 3 रीजन्स, और उसके 3 रीज़न है। फर्स्ट है नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग एक्सेट्रा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मान लो कभी बारिश हो रही है तो कभी बिजली गिरती है, तो उसकी बिजली की वजह से जो आग लगती है वो एक फर्स्ट रीज़न है। सेकंड है फायर ड्यू टू हीट जनरेटेड इन द लिटर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ पीपल। लिटर मतलब
मान लो अगर कोई जंगल में जाता है, उसने कोई सिगरेट पी, सिगरेट पी के उसने वहीं पर वो सिगरेट फेंक दी, तो उसकी वजह से भी वो केयरलेसनेस पीपल है, उसकी वजह से क्या होता है, जंगल में भी आग लग सकती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं फायर ड्यू टू हीट जनरेटेड इन द लिटर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ पीपल, मतलब लोगों की लापरवाही की वजह से भी जंगल में आग लग सकती है। थर्ड है फायर पर्पसली कॉज्ड बाय लोकल इनहेबिटेंट्स, मतलब जो लोकल इनहेबिटेंट्स होते हैं वो पर्पसफुली, मतलब जानबूझकर वहाँ पर आग लगाते हैं। कुछ होते हैं मिस्चिफ मेकर्स, वो लोग जानबूझकर वहाँ पर आग लगाते हैं। अब ये जो आग लगती है उस पर कंट्रोल कैसे पाएंगे, तो पहला तो जो था वो था लाइट, ड्यू टू लाइटनिंग, तो जो बिजली गिरती है उसकी वजह से जो आग लगती है जंगल में, अब वो तो नेचुरल है, तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर फर्स्ट वन, प्रिवेंशन ऑफ फायर्स थ्रू एजुकेशन। अब हमें आग को कैसे बचाना चाहिए, तो उसके लिए क्या लिखा है, प्रिवेंशन ऑफ फायर, तो आग से कैसे बचना चाहिए थ्रू एजुकेशन, मतलब एजुकेशन से हमें कैसे, मतलब एजुकेशन से हमें सीखना चाहिए कि हम आग से कैसे बच सकें या आग लगने से हम कैसे बच सकें। प्रॉम्प्ट डिटेक्शन ऑफ फायरिंग थ्रू वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एफिशिएंट ग्राउंड पेट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब मान लो कि अभी कभी कहीं जंगल में कोई आग लगी है, ठीक है, तो जो भी मतलब वहाँ के जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं वो मतलब वहाँ पर पूरी ग्राउंड पेट्रोलिंग करते हैं कि आग कितनी फैली हुई है, और अगर आग आगे तक फैल जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो आगे जो फॉरेस्ट आ रहा है तो वो लोगों को फिर अलर्ट कर देते हैं कि आग और आगे बढ़ रही है, तो उसको कहते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेकंड चैप्टर। तो यहाँ पे तुम्हारा सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।